Good evening, students. So, this is our lecture number 60 on the Code of Criminal Procedure 1973 and the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में सेक्शन 480 को कंक्लूड किया था. ठीक है, कुछ सेक्शन 480 के पार्ट्स जो थे वो रह गए थे, जिनको मैं इस लेक्चर में कंप्लीट करूँगा. एंड अलॉन्ग विद दैट हम लोग सेक्शन 479 की भी डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे. तो आइए एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है. सबसे पहले हमने समझा था सेक्शन 2B, जिसमें बेल की डेफिनेशन दी गई है. इट बेसिकली रिलेट्स टू द रिलीज ऑफ ए पर्सन फ्रॉम द लॉफुल कस्टडी, दैट इज जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी. मतलब बेल पर जब आप किसी को छोड़ते हैं तो उसको लॉ की कस्टडी से रिलीज किया जाता है, दैट इज फ्रॉम द जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी. लेकिन जब आप बेल पे छोड़े जाते हैं तो वो एक कंडीशनल लिबर्टी होती है. आपके ऊपर कुछ कंडीशंस इंपोज किए जाते हैं जिससे आपको नेसेसरली कंप्लाई करना पड़ता है. अगर आप कंप्लाई नहीं करोगे तो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 492 BNSS आपका बेल कैंसिल भी हो सकता है. ठीक है. फिर हमने बेलेबल ऑफेंस के बारे में क्या समझा था कि अगर आपको जानना है कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है तो यू विल रेफर टू शेड्यूल 1 एंड द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू नॉन बेलेबल ऑफेंसेस. बेल बॉन्ड क्या होता है? जहां पर आप किसी श्योरिटी की वजह से रिलीज किए जाते हैं ऑन बेल. ठीक है, जहां पे श्योरिटी जो है वो आपका सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करता है ऑन योर ओन बिहाफ. ठीक है, एंड बिकॉज ऑन वर्च्यू ऑफ दैट यू विल बी रिलीज फ्रॉम द लॉफुल कस्टडी, फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ. ठीक है. बॉन्ड मीन्स अ पर्सनल बॉन्ड और एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी, जहां पर आप खुद ही सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट कर देते हो या फिर आपको आपके पर्सनल बॉन्ड पे रिलीज कर दिया जाता है. ठीक है, ये हमने कुछ बेसिक चीजें समझी थी. फिर हमने सेक्शन 482 की डिस्कशन की थी, विच इज रिलेटेड टू एंटिसिपेटरी बेल, अ बेल विच इज ग्रांटेड इन एंटिसिपेशन ऑफ अरेस्ट. ठीक है, और ये एक प्री अरेस्ट रेमेडी है. इसमें हमने एक लैंडमार्क केस किया था, गुरबख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. ठीक है. फिर हमने रेगुलर बेल में सेक्शन 478 सबसे पहले कवर किया था. यहां पर बेसिकली वी टॉक अबाउट बेल इन बेलेबल ऑफेंस, कि अगर आपने एक बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है तो वहां पर प्रोसीजर क्या होगा टू गेट बेल. ठीक है, बेलेबल ऑफेंस में बेल मिलना आपका एक स्टैट्यूटरी राइट है, ये आप ध्यान रखिएगा. ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू डेल्व इनटू द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 478, वो हमने कवर कर लिया है पहले ही. एक बार सेक्शन 480 को दोबारा पढ़ते हैं, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने आज के लेक्चर को. व्हेन बेल मे बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस. ठीक है. Subsection 1, when any person accused of or suspected of the commission of any non-bailable offence is arrested or detained without warrant by an officer in charge of a police station or appears or is brought before a court other than the High Court or Court of Session, he may be released on bail. ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई इंसान है जिसको ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन ने विदाउट वारंट अरेस्ट किया है, ठीक है, और द पर्सन अपीयर्स मतलब कि वो कोर्ट के सामने सरेंडर कर दे. ठीक है, या फिर उस इंसान को पुलिस ऑफिसर जो है वो कोर्ट के सामने लेकर आए, दैट इज ब्रॉट बिफोर अ कोर्ट. और यहां पर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को हमने एक्सक्लूड किया है. मतलब हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन जो है दे विल नॉट होल्ड द अथॉरिटी टू ग्रांट बेल अंडर सेक्शन 480. मतलब कि आप या तो मैजिस्ट्रेट, आप यहां पे या तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट को अप्रोच करोगे, ठीक है, या फिर आप पुलिस ऑफिसर को अप्रोच करोगे बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 480 सब सेक्शन 1 फॉर गेटिंग बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंस. अभी मैंने ये बात आपको बोली कि आपको बेल इन अ नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन कौन दे सकता है? मैजिस्ट्रेट कोर्ट या फिर पुलिस ऑफिसर. अब पुलिस ऑफिसर कैसे बेल दे सकता है इसको हम समझेंगे इस लेक्चर में. ठीक है, उससे पहले जो बाकी इसके सेक्शंस हैं, क्लॉजेस हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं. क्लॉज 1 ये कहता है कि अगर किसी इंसान ने एक ऐसा नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है जिसकी प्रिस्क्राइब पनिशमेंट जो है इट इज इन अल्टरनेटिव ऑफ डेथ पेनल्टी और लाइफ इंप्रिजनमेंट. ठीक है, याद रखिएगा अल्टरनेटिव होना चाहिए. मतलब सेक्शन 302 है ना आईपीसी का, क्या है ये? पनिशमेंट फॉर मर्डर. इसमें क्या लिखा है कि अगर किसी इंसान ने मर्डर का ऑफेंस कमिट किया है तो उसको एज ए पनिशमेंट या तो लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया जा सकता है या फिर डेथ पेनल्टी दिया जा सकता है. तो अगर ऐसे ऑफेंसेस हैं सिर्फ
इन ऑफेंसेस में मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर बेल ग्रांट नहीं करेंगे। अब यहां पर बेल ग्रांट क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज ये ऑफेंसेस जो होते हैं दे आर एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। क्लियर है आपको ये चीज? ठीक है, मतलब जो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन है इनकी कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन होती है। मैंने आपको समझाया था कि कॉन्करेंट ज्यूरिसडिक्शन कैसे होती है। ठीक है, तो यहां पर जब ट्रायल कंडक्ट करने की अथॉरिटी जब कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट के पास है, तो अगेन जो बेल ग्रांट करने की अथॉरिटी होगी वो भी सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट के पास ही होगी। यहां पर क्लॉज 2 क्या कहता है? आप किसी भी ऐसे इंसान को बेल पर रिलीज नहीं करेंगे जिसने एक नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया हो। ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंस ने कमिट किया है। अब अगर आप उसके प्रेसिडेंट उठाते हो, ठीक है, उसका पास्ट उठाते हो, तो आपको क्या पता चलता है कि वो इंसान पहले भी कन्विक्ट हो चुका है एक ऑफेंस का जिसकी पनिशमेंट, जिसकी मैक्सिमम प्रिस्क्राइब पनिशमेंट जो है वो डेथ पेनल्टी है, इंप्रीजनमेंट फॉर लाइफ है, या फिर इंप्रीजनमेंट फॉर 7 ईयर्स और मोर है। तो ऐसे केसेस में हम आपको डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप उस इंसान को नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल ग्रांट नहीं करेंगे। सेकेंड पार्ट क्या कहता है कि वो जो इंसान है जिसने ऑफेंस कमिट किया है, जिसने एक नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है, वो प्रीवियसली 2 और मोर ओकेजन्स पर, ठीक है, उसने प्रीवियसली 2 या 2 से अधिक बार कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है जिसकी पनिशमेंट जो है, जिसकी मैक्सिमम प्रिस्क्राइब पनिशमेंट जो है वो इज इन बिटवीन फ्रॉम 3 ईयर्स टू 7 ईयर्स, मतलब 3 साल और 7 साल के बीच की अगर पनिशमेंट रही है उस पर्टिकुलर ऑफेंस की, और वो 2 और मोर ओकेजन्स पर कन्विक्ट हो चुका है, तो वहां पर जो मैजिस्ट्रेट हैं, जो पुलिस ऑफिसर है, वो उसको बेल ग्रांट नहीं करेंगे नॉन बेलेबल ऑफेंस। फर्स्ट प्रोवाइजो क्या कहता है कि अगर कोई इंसान एक चाइल्ड है, वुमेन है, सिक है या इन्फर्म है, तो वहां पर आप उसको बेल ग्रांट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर भी जो बेल ग्रांट किया जाएगा ये सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में ही किया जाएगा। आप ध्यान से समझिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि क्लॉज 1 और क्लॉज 2 जो है वो एक जनरल प्रोहिबिशन आपके ऊपर कि आप बेल तो बिल्कुल ग्रांट नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब यहां पर आप किसी भी एक नॉर्मल हेल्दी मेल को बेल ग्रांट नहीं करेंगे, बिकॉज ना वो एक वुमेन है, ना वो सिक है, ना वो कमजोर है, ठीक है, ना ही वो ओल्ड एज है, मतलब कुछ भी आप इसमें ले सकते हैं, ना वो एक चाइल्ड है। ठीक है, तो यहां पर आप एक नॉर्मल हेल्दी मेल को तो बेल ग्रांट नहीं करेंगे। इसका एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि आप एक चाइल्ड, एक वुमेन, एक सिक या फिर एक इन्फर्म इंसान को बेल ग्रांट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि यहां पर आपको बेल नेसेसरली ग्रांट करना ही करना है। आप कर सकते हैं, ठीक है, अगर वो इन प्रोहिबिशन में फॉल भी करते हैं तब भी आप उनको बेल ग्रांट कर सकते हैं, लेकिन अगेन ये आपका डिस्क्रिशन होगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू अ नॉर्मल हेल्दी मेल, तो वहां पर तो आपके पास किसी प्रकार की डिस्क्रिशन है ही नहीं, आप उसको बेल दे ही नहीं सकते। क्लियर है आपको? सेकेंड प्रोवाइजो, हाँ, सेकेंड प्रोवाइजो ये कहता है, ये एक और एक्सेप्शन है, ठीक है, यहां पर ये कहता है कि अगर मान लीजिए क्लॉज 2 में केस फॉल करता है, ठीक है, तो वहां पर आप किसी भी जस्टिफाइड रीजन की वजह से, रीजनेबल रीजन की वजह से उस इंसान को बेल ग्रांट कर सकते हैं। थर्ड प्रोवाइजो, provided also that the mere fact that an accused person may be required for being identified by witnesses during investigation of a police custody beyond the first 15 days shall not be sufficient ground for refusing to grant bail if he is otherwise entitled to be released on bail and gives an undertaking that he shall comply with such directions as may be given by the court. जो आपका थर्ड प्रोवाइजो है ये किस बारे में बात करता है? टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। ठीक है, जब नॉन बेलेबल ऑफेंस की, हाँ, जब नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल की हियरिंग होगी तो वहां पर पुलिस ऑफिसर को बुलाया जाएगा। अब पुलिस ऑफिसर ये कहते हैं कि इस इंसान को बेल पर ना छोड़ा जाए बिकॉज हमें इसका आइडेंटिफिकेशन करवाना है विटनेसेस से। दिस विल नॉट बिकम अ सोल ग्राउंड फॉर रिजेक्टिंग द बेल एप्लीकेशन। बेसिकली हम यहां पर कोर्ट को एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि अगर पुलिस ऑफिसर ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि हमें विटनेस से इस एक्यूज का आइडेंटिफिकेशन करवाना है, सो बिकॉज ऑफ दिस आप इसको बेल ग्रांट मत करिए इस नॉन बेलेबल ऑफेंस में। ठीक है, ये एक सोल ग्राउंड नहीं बनेगा फॉर रिजेक्टिंग द बेल एप्लीकेशन। इट कैन बी अ रीजनेबल ग्राउंड, एक ग्राउंड ये है, आप ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, लेकिन यहां पर अगेन जो है ना, कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो इस ग्राउंड को एंटरटेन करेंगे कि नहीं करेंगे। वो रिजेक्ट कर सकते हैं और वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है आपको? ऐसा नहीं है कि मतलब यहां पे जो ये प्रोवाइजो है ना, बस ये कहना चाहता है कि आप इसको एक सोल ग्राउंड नहीं बनाएंगे फॉर रिजेक्टिंग द बेल एप्लीकेशन। क्लियर है आपको? सेकेंड पार्ट क्या कहता है कि हमने ये समझा था, इसको मैं पूरा लिख देता हूं।
कि अगर सेक्शन 187 के अंदर एक्यूज को प्रेजेंट किया जाता है बिफोर द मैजिस्ट्रेट, ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट जो मैक्सिमम कंपिटेंसी होल्ड करते हैं उस इंसान को डिटेन करने की, वो है 60 डेज की और 90 डेज की। अब वो अभी हम लोग समझेंगे एक बार और, ठीक है, अभी बस मैं आपको वो प्रोवाइजो समझा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, अब होता क्या है कि फर्स्ट 15 डेज में, ये इंक्लूसिव है, ठीक है, 40 और 60 डेज का इंक्लूसिव है, मतलब ये बच गया आपका 25 दिन और ये आपका बच गया 45 डेज, ठीक है। हाँ, तो अगर फर्स्ट 15 डेज में आपने पुलिस कस्टडी ग्रांट की कि नहीं की, डजंट मैटर। ये हमने पढ़ा था सेक्शन 187 के अंदर एक नया चेंज इंट्रोड्यूस किया गया है कि जो 15 डेज की पुलिस कस्टडी है वो स्कैटर्ड हो सकता है बिटवीन 60 डेज, बिटवीन 40 डेज एंड 60 डेज। ये आपको याद है ना। तो यहां पर ये कहता है कि अगर फर्स्ट 15 डेज ऑफ डिटेंशन में, ठीक है, जो पुलिस कस्टडी का पूरा टाइम फ्रेम था 15 दिन का, वो खत्म नहीं होता है। मान लीजिए यहां पे सिर्फ 8 डेज के लिए पुलिस कस्टडी ग्रांट की गई थी, ठीक है, अभी 7 दिन और बचे हुए हैं, 7 दिन और बचे हैं जिसमें पुलिस कस्टडी ग्रांट की जा सकती है। तो पुलिस ऑफिसर कहते हैं बेल की हियरिंग में कि इस इंसान को बेल पर रिलीज ना किया जाए बिकॉज अभी 7 डेज बचे हैं जिसमें हम इसको पुलिस कस्टडी में रख सकते हैं। तो इट विल ऑल्सो नॉट बिकम अ सोल ग्राउंड फॉर रिजेक्टिंग द बेल एप्लीकेशन। अगेन इट कैन बी अ रीजनेबल ग्राउंड, इट कैन बी अ ग्राउंड, ठीक है, लेकिन इट विल नॉट बिकम अ सोल ग्राउंड फॉर रिजेक्टिंग द बेल एप्लीकेशन। क्लियर है आपको। Provided also that no person shall, if the offence alleged to have been committed by him is punishable with death, imprisonment for life, or imprisonment for 7 years or more, be released on bail by the court under this subsection without giving an opportunity of hearing to the public prosecutor। हमने समझा था इस प्रोवाइजो का जो रिलेशन है ये है आपका सेक्शन 480 सबसेक्शन 1, आई एम सो सॉरी, हाँ, सेक्शन 480 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 एंड प्रोवाइजो 1, ठीक है। अब देखिए हमने क्या समझा था कि प्रोवाइजो 1 ये कहता है कि अगर कोई वुमेन है, कोई सिक है, कोई चाइल्ड है, कोई इन्फर्म है और वो क्लॉज 1 के प्रोहिबिशन में फॉल करता है तो आप उसको रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे भी अगेन कोर्ट का डिस्क्रिशन है, लेकिन आप उसको रिलीज कर सकते हैं। क्या आप एक हेल्दी मेल को, हेल्दी मेजर मेल को क्लॉज 1 के अंदर रिलीज कर सकते हैं? द आंसर इज नो, ठीक है। तो जो ये प्रोवाइजो है इसकी एप्लीकेशन प्रोवाइजो 1 पर रहेगी सिर्फ, क्योंकि हेल्दी मेल जो है, हेल्दी मेजर मेल है, वो इसमें फॉल नहीं करते हैं। तो यहां पर यही कहता है कि अगर आप प्रोवाइजो 1 में किसी को भी रिलीज करना चाहते हैं तो वहां पर आप उसको रिलीज नहीं करेंगे बेल पर विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्लियर है आपको। सबसेक्शन 2, अब यहां पर क्या कहता है मैं इसको शॉर्ट में समझा देता हूं। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि आपने एक नॉन बेलेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या फिर ट्रायल कमेंट्स की थी, आप उसको कंडक्ट कर रहे थे, बीच में आपको पता चलता है कि जिस इंसान के अगेंस्ट में आप इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या फिर ट्रायल कर रहे हैं उसने एक नॉन बेलेबल नहीं बल्कि एक बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है। तो ऐसे केस में आप उस इंसान को बेल पर रिलीज कर देंगे, लेकिन जो इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल है उसको आप रद्द नहीं करेंगे, उसको आप एन्यूल नहीं करेंगे, वो कंटिन्यू रहेगी। क्लियर है आपको। सबसेक्शन 3 ये क्या बोलता है? When a person accused or suspected of the commission of an offence punishable with imprisonment which may extend to 7 years or more of an offence under chapter 6, 7, 17 of the भारतीय न्याय संहिता 2023, बेसिकली यहाँ पे यही कहता है कि अगर किसी इंसान ने एक ऐसा नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है जो चैप्टर 6, 7 और 17 में फॉल करता है ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है, और उस पर्टिकुलर ऑफेंस की जो पनिशमेंट है इट मे एक्सटेंड टू 7 years और मोर, 7 साल या उससे अधिक की पनिशमेंट उसको दिया जा सकता है फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस अंडर चैप्टर 6, 7 एंड 17, ठीक है। ये क्या था? ये आई गेस ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट था। चैप्टर 6 आपका ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट था, चैप्टर 7 आपका स्टेट के अगेंस्ट था एंड चैप्टर 17 आपका प्रॉपर्टी के अगेंस्ट था, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा। हाँ, तो आप उस इंसान को बेल पर रिलीज अगर करते हैं, ठीक है, करते हैं, तो आपको ये नेसेसरी कंडीशंस भी उसमें इंपोज करनी पड़ेगी। ये नेसेसरी कंडीशंस आप खुद पढ़ लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। सबसेक्शन 4, एन ऑफिसर और अ कोर्ट रिलीजिंग एनी पर्सन ऑन बेल अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 शैल रिकॉर्ड इन राइटिंग his or its reasons or special reasons for so doing। यहां पर ये क्या कह रहा है? यहां पर ये कह रहा है कि अगर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के अंदर किसी इंसान को बेल ग्रांट किया जाता है तो वहां पर आपको एक स्पीकिंग ऑर्डर देना पड़ेगा, आपको रीजंस बताने पड़ेंगे कि आपने इस इंसान को एक नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल क्यों ग्रांट की है। सबसेक्शन 5, एनी कोर्ट विच हैज रिलीज्ड अ पर्सन ऑन बेल अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 मे, if it considers it necessary so to do, direct that such person be arrested and
कमिट हिम टू कस्टडी। अब अगर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के अंदर आपने किसी को रिलीज कर भी दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब्सिक्वेंटली उसके बेल को कैंसिल नहीं कर सकते। कर सकते हैं अगर मान लीजिए आपके पास एक नेसेसरी रीजन है फॉर डूइंग द सेम, ठीक है। इट इज अगेन अ कैंसिलेशन ऑफ बेल। क्लियर है आपको? अब देखिए एक चीज आप और समझ लीजिए, जो आपका सेक्शन 492 है ये जनरल कैंसिलेशन ऑफ बेल है, मतलब कि बेलेबल ऑफेंस हो नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, अगर आप बेल के कंडीशन से कंप्लाई नहीं कर रहे हैं और आपके बेल को अगर हमें कैंसिल करना है तो विल गो टू सेक्शन 492। जो आपका सबसेक्शन 5 है इसकी एप्लीकेशन सिर्फ उन बेल एप्लीकेशंस पर है जो आपको ग्रांट की गई है अंडर सेक्शन 480 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। क्लियर है आपको? सबसेक्शन 6, इफ इन एनी केस ट्राइबल बाय ए मैजिस्ट्रेट, हाँ ये आपको मैं बता दे रहा हूँ क्या है सबसेक्शन 6 में, कि सपोज मैजिस्ट्रेट ने ट्रायल कंडक्ट करना शुरू किया, इसको ध्यान रखिएगा, इस सबसेक्शन को ध्यान रखिएगा, दोबारा डिस्कस करेंगे हम लोग। हाँ, अगर मैजिस्ट्रेट ने ट्रायल कंडक्ट करना शुरू किया और 60 डेज के अंदर मैजिस्ट्रेट ट्रायल को कंक्लूड नहीं कर पाए और उन 60 डेज के बीच, वो जो 60 डेज का टाइम फ्रेम था, उस पूरे 60 डेज में जो एक्यूज्ड है वो कस्टडी में ही था, ठीक है, तो आप उसको बेल पर रिलीज करोगे। देखिए यहां पे लिखा है such person shall, ठीक है, such person shall if is in custody during the whole of the said period be released on bail to the satisfaction of the magistrate unless for reasons to be recorded in writing the magistrate otherwise directs। ठीक है, अगर 60 डेज में मैजिस्ट्रेट साहब आपने ट्रायल को कंक्लूड नहीं किया तो आपको उस इंसान को मैंडेटरली बेल पर रिलीज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस ओपिनियन पे कि इस इंसान को बेल पर रिलीज नहीं करना है तो आपको एक स्पीकिंग ऑर्डर देना पड़ेगा फॉर द सेम। ठीक है, मतलब आपको रीजंस देने पड़ेंगे कि आप इस सबसेक्शन से कंप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं। सबसेक्शन 7, इफ एट एनी टाइम आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल ऑफ ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ ए नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड बिफोर जजमेंट इज डिलीवर्ड। अब यहां पर क्या था, हमने ये पढ़ा था ना कि यहां तक आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर जब चार्जशीट सबमिट हो जाता है फिर आपकी इंक्वायरी शुरू होती है, फिर इंक्वायरी के बाद विद द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस ट्रायल शुरू हो जाता है, फिर ट्रायल जब कंक्लूड हो जाता है, यहां पे सपोज ट्रायल कंक्लूड हो गया तो यहां पर फिर जजमेंट आता है, ठीक है, और लास्ट में आपकी सेंटेंस हियरिंग होती है। अगर बंदा गिल्टी पाया गया तो हम सेंटेंस हियरिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं, अगर बंदे को इनोसेंट पाया गया तो सेंटेंस हियरिंग नहीं होती है। क्लियर है आपको? इनोसेंट पाते उसको रिलीज कर दिया जाता है। यहां पर यह कह रहा है कि सपोज जब ट्रायल कंक्लूड हो गया, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब ट्रायल कंक्लूड हो गया तो मैजिस्ट्रेट को तो पता है ना कि एक्यूज्ड गिल्टी है कि इनोसेंट है, ठीक है। अगर मैजिस्ट्रेट जो है उनको पता लग गया है कि द पर्सन इज इनोसेंट, ठीक है, तो वो उसको बेल पर रिलीज कर देंगे ऑन अ पर्सनल बॉन्ड, ठीक है, और बस एक ही कंडीशन उस पर इंपोज की जाएगी ऑन दैट बॉन्ड कि जब जजमेंट की हियरिंग होगी तब आप अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करोगे। क्लियर है सबसेक्शन 7 भी? ठीक है, ये हमने सेक्शन 480 को अब कंक्लूड कर लिया है पूरी तरह से। अब आपको कुछ चीजें समझानी है मुझे। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, हाँ, एक एक चीज को हम लोग ध्यान से समझेंगे। मैं नीचे समझाता हूं, रुकिए, यहां समझाता हूं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कैंसिलेशन और क्वॉशिंग ऑफ बेल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, कैंसिलेशन एंड क्वॉशिंग ऑफ बेल में क्या डिफरेंस होता है, अब हम लोग ये समझेंगे। देखिए, कैंसिलेशन क्या होता है कि जिस इंसान को बेल मिला था, ही वॉज इंटाइटल्ड टू बी रिलीज्ड ऑन बेल। ठीक है, द पर्सन वॉज इंटाइटल्ड टू बी रिलीज ऑन बेल, ठीक है, बट जो बेल की नेसेसरी कंडीशंस थी उससे उस इंसान ने कंप्लाई नहीं किया। बिकॉज ऑफ दैट, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 492 द कोर्ट कैंसल्ड द बेल। मतलब वो बेल जो था वो इनफोर्सिएबल था, मतलब वो इंटाइटल्ड था, द पर्सन वॉज इंटाइटल्ड टू बी रिलीज ऑन बेल, बट जो बेल के जो नेसेसरी कंडीशंस थे, इंप्लीकेशंस थे, उससे उस इंसान ने कंप्लाई नहीं किया। दैट्स वाई उसका जो बेल था इसको कैंसिल कर दिया गया। नाउ व्हाट इज क्वॉशिंग ऑफ बेल? क्वॉशिंग को हम तब कहते हैं जब सपोज द पर्सन वॉज ग्रांटेड बेल, द एक्यूज्ड वॉज ग्रांटेड बेल, बट he was
नॉट इंटाइटल्ड फॉर द सेम। ठीक है, वो इंटाइटल्ड नहीं था, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक अपील गई और जो आपका हायर कोर्ट था उसने बेल को क्वाश कर दिया। क्लियर हो गया आपको कैंसिलेशन और क्वाश में क्या डिफरेंस होता है, क्वाशिंग ऑफ बेल और कैंसिलेशन ऑफ बेल, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग कुछ चीजों को और समझते हैं। अब एक बार हम लोग सेक्शन 187 पे जाते हैं दोबारा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था उसका तो सेक्शन 57 था, सीआरपीसी का एक बार इसमें देख लेते हैं कौन सा सेक्शन था, जस्ट लेट मी बी श्योर। ठीक है, हमने सेक्शन 58 में ये पढ़ा था कि अगर किसी इंसान को अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, अगर किसी इंसान को अरेस्ट किया जा रहा है बाय द पुलिस ऑफिसर, तो विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, ठीक है, अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर आपको उस इंसान को प्रेजेंट करना पड़ेगा बिफोर अ जुरिस्डिक्शनल और नॉन जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है, और ये सिचुएशन कब अराइज होती है, जब 24 घंटे के अंदर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड ना कर पाए। अब जो पुलिस ऑफिसर है वो इस ओपिनियन पे कि इस इंसान की कस्टडी को इंक्रीज करने की आवश्यकता है, तो वो क्या करेंगे, सेक्शन 187 के अंदर उस इंसान को जुरिस्डिक्शनल या फिर नॉन जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, क्योंकि कस्टडी के टाइम फ्रेम को इंक्रीज करने की जो अथॉरिटी है इट इज इन द हैंड्स ऑफ द मैजिस्ट्रेट ओनली। क्लियर है आपको ये चीज। ठीक है, अब इसमें हमने क्या पढ़ा था कि कस्टडी कितने दिन के लिए इंक्रीज होती है, बार ये समझिए। ठीक है, अभी हम लोग इसमें डेल्व नहीं करेंगे कि पुलिस कस्टडी कितने दिन के लिए ग्रांट की जा सकती है, जुडिशियल कस्टडी कितने दिन के लिए ग्रांट की जा सकती है, ऐसा आपको बता रहा हूं। होता क्या है होता क्या है कि अगर एक्यूज्ड को आप मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर रहे हैं अंडर सेक्शन 187 ऑफ बीएनएसएस, तो वहां पर होता यह है कि अगर एक्यूज्ड के अगेंस्ट में यह एलिगेशन लगा कि उसने एक ऐसा ऑफेंस कमिट किया जिसकी पनिशमेंट इज लेस देन 10 ईयर्स, ठीक है, उसकी पनिशमेंट इज लेस देन 10 ईयर्स या फिर मोर देन 10 ईयर्स अप टू लाइफ इंप्रिजनमेंट इंक्लूसिव ऑफ डेथ पेनल्टी। ठीक है, तो यहां पर लेस देन 10 ईयर्स के केस में जो डिटेंशन है उसको मैक्सिमम कितने दिन के लिए इंक्रीज किया जा सकता है, 60 डेज। ठीक है, और 10 ईयर से मोर की अगर पनिशमेंट है उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए तो डिटेंशन को इंक्रीज किया सकता है फॉर 90 डेज। ये आपको क्लियर है, ये मैंने आपको बताया था। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता ये है कि जब ये 60 और 90 डेज का टाइम फ्रेम एक्सपायर कर जाता है तो जो आपका एक्यूज्ड होता है उसको डिफॉल्ट बेल पर छोड़ दिया जाता है, प्रोवाइडेड that an application has been made for us that an application has been made for the same। क्लियर है आपको ये चीज। ठीक है, ये हमने पढ़ा था सेक्शन 187 के डिस्कशन में। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं वहां पर अगर आपको बेल नहीं भी मिल रही है, अगर कोर्ट आपको बेल ग्रांट नहीं भी कर रही है, तो आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 60 एंड 90 डेज वो जो नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है इट बिकम्स अ बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, वो एक बेलेबल ऑफेंस बन जाता है। मतलब कहने का मतलब यही है कि एक नजरिए से अगर चीजों को देखा जाए तो हर नॉन बेलेबल ऑफेंस भी बेलेबल ही होता है, लेकिन सिर्फ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम उस ऑफेंस को नॉन बेलेबल मानते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा आर्ग्यूमेंट है जिसको आप अपने मेंस राइटिंग में लिख सकते हो। क्लियर आपको ये चीज कि हर नॉन बेलेबल ऑफेंस एक नजरिए से देखा जाए तो बेलेबल ही होता है, बस कुछ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए हम उस ऑफेंस को नॉन बेलेबल मानते हैं। क्लियर आपको ये चीज, ये भी हो गया। अब हम एक चीज और समझते हैं। हाँ, अथॉरिटी
दैट कैन ग्रांट बेल अंडर सेक्शन 480। ठीक है, किस अथॉरिटी के पास ये पावर होता है कि वो बेल ग्रांट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 480? नाउ दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप एक बार सेक्शन 480 को पढ़ते हैं तो सेक्शन 480 में आपको ये मिलेगा कि यहां पर कोई भी अथॉरिटी स्पेसिफाई नहीं की गई है। ठीक है, कोई भी अथॉरिटी स्पेसिफाई नहीं की गई है जिसके पास बेल ग्रांट करने की अथॉरिटी। देखिए यहां पर कहीं लिखा हुआ है कि ये अथॉरिटी बेल ग्रांट करेगा। द आंसर इज फॉर दिस क्वेश्चन इज कि बेल ग्रांट करने की अथॉरिटी जो है ये पुलिस ऑफिसर के पास भी होती है, एंड अलोंग विद दैट ये मैजिस्टेरियल कोर्ट के पास भी होती है। ठीक है, ये पुलिस ऑफिसर के पास भी होती है और ये मैजिस्टेरियल कोर्ट के पास भी होती है। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको चैप्टर 5 पढ़ाया था अरेस्ट, तो मैंने आपको बताया था कि तो आपको याद होगा जब मैंने आपको सेक्शन 57 पढ़ाया था, इसमें क्या था? अ पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन अरेस्ट विदाउट वारंट शैल without unnecessary delay and subject to the provisions herein contained as to bail take or send the person arrested before a magistrate having jurisdiction in the case or before the officer in charge of a police station। ठीक है, सेक्शन 57 ये कहता है कि अगर ऑफिसर, कोई पुलिस ऑफिसर जो है वो किसी इंसान को विदाउट वारंट अरेस्ट करते हैं, ठीक है, तो विदाउट वारंट अरेस्ट करने के बाद जो उनकी फोरमोस्ट ड्यूटी होगी वो क्या होगी कि विदाउट एनी अननेसेसरी डिले उस इंसान को आप प्रोड्यूस करें बिफोर द मैजिस्ट्रेट या फिर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। अब यहां पे ये कहना क्या चाहता है मैं समझाता हूं। अगर आपको याद हो, जब हमने सेक्शन 176 की डिस्कशन की थी ऑफ BNSS, and I guess it's section 157 of CRPC, which basically relates to procedure of investigation. I'm so sorry, procedure for investigation. ठीक है, इसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि जब पुलिस ऑफिसर किसी कॉग्निजेबल या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं अंडर सेक्शन 173 और 174, तो जो प्रोसीजर वो फॉलो करेंगे इन्वेस्टिगेशन की वो दिया हुआ है 157 और 176 के अंदर। तो प्रोसीजर ये कहता है कि जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है वो उस मैटर को खुद इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं या फिर वो किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते हैं जो कि उनके बिहाफ में इन्वेस्टिगेशन करेगा। क्लियर है आपको ये चीज, याद है ना? तो अब सपोज सबऑर्डिनेट ऑफिसर जो है वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है और उसने किसी इंसान को अरेस्ट किया है विदाउट वारंट, तो उसकी फोरमोस्ट ड्यूटी क्या बनेगी? उसकी फोरमोस्ट ड्यूटी ये बनेगी कि वो उस इंसान को इमीडिएटली विदाउट एनी अननेसेसरी अनरीजनेबल डिले उस इंसान को प्रेजेंट करेगा बिफोर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन या फिर बिफोर अ मैजिस्ट्रेट। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और लिखा है, एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियरिन कंटेन्ड एज टू बेल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चैप्टर 35 की एप्लीकेशन होगी व्हेन द पुलिस ऑफिसर इज ट्राइंग टू अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि सपोज जो इंसान है जिसको पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने जा रहे हैं वो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 482 एंटिसिपेटरी बेल, उसके पास एंटिसिपेटरी बेल है, ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर, ऑब्वियस सी बात है, अगर एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन उस इंसान की पास हो गई है, ठीक है, एक्सेप्ट हो गई है, तो वहां पे तो वो उसको अरेस्ट कर ही सकते हैं। तो यही पे ये जो बोलना चाह रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियरिन कंटेन्ड एज टू बेल, मतलब कि ये बेसिकली चैप्टर 35 को रेफर कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो वो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है जिसने अरेस्ट किया उसकी फोरमोस्ट ड्यूटी क्या बनती है कि आप या तो मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाइए या तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के पास लेके जाइए। अब इनके पास ले जाने का रीजनिंग क्या है? पहला रीजनिंग ये है कि जो 24 घंटे का टाइम फ्रेम है, ठीक है, उसको आप हैम्पर ना करो। जो 24 घंटे का जो फंडामेंटल राइट है एक्यूज का कि उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाए विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, उसको आप हैम्पर ना करो। दूसरा रीजनिंग ये है कि अगर वो इंसान बेल के लिए इंटाइटल्ड है तो उसको बेल पर रिलीज किया जाए। क्लियर है आपको? और बेल ग्रांट करने की जो अथॉरिटी है ये ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के पास है और ज्यूरिसडिक्शनल मैजिस्ट्रेट के पास है। देखिए सेक्शन 60 क्या कहता है? नो पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड बाय ए
पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज्ड एक्सेप्ट ऑन हिज ओन बॉन्ड, ऑन हिज बॉन्ड और बेल बॉन्ड और अंडर द स्पेशल ऑर्डर ऑफ ए मैजिस्ट्रेट। सेक्शन 60 ये बोलता है कि अगर किसी इंसान को बेल पर छोड़ना है, अब क्या हुआ कि 24 घंटे के टाइम फ्रेम में कोई प्राइमा फेसाई केस बन के बाहर निकला ही नहीं, तो ऑफिसर इंचार्ज द पुलिस स्टेशन के पास ये अथॉरिटी है, वो ये अथॉरिटी होल्ड करते हैं कि वो किसी इंसान को उसके बॉन्ड पर, बेल बॉन्ड पर या फिर बाय ए स्पेशल ऑर्डर ऑफ ए मैजिस्ट्रेट बेल पर छोड़ सकते हैं। क्लियर है आपको? ठीक है, तो जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है, जो ये अथॉरिटी डिराइव करते हैं बेल ग्रांट करने की, वो सेक्शन 60 से करते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड। क्लियर है आपको? तो सेक्शन 480 के अंदर पुलिस ऑफिसर के साथ साथ मैजिस्ट्रेट के पास, या फिर इसको ऐसे बोलना ज़्यादा सही है कि मैजिस्ट्रेट के साथ साथ पुलिस ऑफिसर के पास बेल ग्रांट करने की अथॉरिटी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बोथ पुलिस ऑफिसर एंड jurisdictional magistrate have the authority to grant bail in non-bailable offense। ठीक है, लेकिन अगर आपसे सवाल यह पूछा जाए कि पुलिस ऑफिसर एक नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल ग्रांट करने की अथॉरिटी कहां से डिराइव करते हैं, तो यू विल अगेन से दैट द पुलिस ऑफिसर डिराइव्स देयर अथॉरिटी ऑफ ग्रांटिंग बेल इन अ नॉन बेलेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 480। याद रखिएगा, सेक्शन 480 के ही वर्च्यू से पुलिस ऑफिसर भी एक इंसान को जिसने एक नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है बेल ग्रांट करते हैं। ठीक है, यहां पे बस ये डायरेक्शन बताया कि कैसे पुलिस ऑफिसर उसको बेल पे छोड़ेंगे। यहां पे ये बोला है कि उसको डिस्चार्ज किया जाएगा ऑन हिज ओन बॉन्ड, बेल बॉन्ड या फिर अंडर द स्पेशल ऑर्डर ऑफ ए मजिस्ट्रेट। क्लियर है आपको ये चीज? ठीक है, ये बस डायरेक्शन है, लेकिन बेल ग्रांट करने की जो अथॉरिटी है वो पुलिस ऑफिसर डिराइव करते हैं फ्रॉम सेक्शन 480 ओनली। क्लियर आपको ये चीज? ठीक है, अब आइए एक चीज और समझते हैं। हमने जब सेक्शन 187 की डिस्कशन की थी तो वहां पर हमने एक चीज समझा था कि अगर आप एक्यूज्ड को नॉन जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करते हो और नॉन जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट को यह लगता है कि इस इंसान को बेल पर छोड़ा जा सकता है, तो वो क्या करेंगे? वो उस इंसान को रेफर कर देंगे या फिर ट्रांसफर कर देंगे बिफोर द जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट। क्यों? बिकॉज बेल ग्रांट करने की जो अथॉरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट के हाथों में ही होती है। लेकिन जो ये जनरल रूल है इसका एक एक्सेप्शन भी है, आई मीन दो एक्सेप्शन है, दैट इज सेक्शन 83 एंड सेक्शन 207। ठीक है, तो आइए इन एक्सेप्शंस को पढ़ते हैं। सेक्शन 83 सबसेक्शन 1, द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और Commissioner of Police shall, if the person arrested appears to be the person intended by the court which issued the warrant, direct his removal in custody to such court. ठीक है, provided that if the offence is bailable and such person is ready and willing to give bail bond to the satisfaction of such magistrate, district superintendent or commissioner, or a direction has been endorsed under section 73 on the warrant and such person is ready and willing to give the security required by such direction, the magistrate, district superintendent or commissioner shall take such bail bond or security as the case may be and forward the bond to the court which issued the warrant. आसान शब्दों में आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि जो एक्यूज्ड है वो किसी और जुरिस्डिक्शन में बैठा हुआ है, ठीक है, वो किसी और जुरिस्डिक्शन में बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस को, ठीक है, ये मतलब एक तरीके का एक ऑर्डर मतलब दे रहे हैं कि आप इस इंसान को एप्रीहेंड करिए, इस इंसान को पकड़िए, ठीक है, एंड इसके बाद इसको उस कोर्ट की कस्टडी में भेजिए। लेकिन जो इसका प्रोवाइजो है वो ये कहता है कि अगर इस कोर्ट ने एक बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 73 बेलेबल वारंट इशू किया है, ठीक है, या फिर जिस पर्सन को अरेस्ट करवाना है उसने एक बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है, तो जो ये आपकी अथॉरिटीज हैं,
They hold this power to release that person on बेल इवन इन बेलेबल ऑफेंस, एंड अगर बेलेबल वारंट है तो उसे बेल लेके उसको रिलीज कर दे, सिक्योरिटी लेके उसको रिलीज कर दे। तो यहां पे हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि जो जनरल रूल है कि बेल ग्रांट करने की अथॉरिटी खाली जुरिस्डिक्शन मजिस्ट्रेट के पास है, ये उसके विपरीत जा रहा है। यहां पे हम किसी और अथॉरिटी को भी ये पावर दे रहे हैं कि अगर किसी इंसान ने एक बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है एंड वो किसी और जुरिस्डिक्शन में है, तो उस जुरिस्डिक्शन के जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, डीएसपी है, ठीक है, ये उसको बेल पर रिलीज कर सकते हैं। क्लियर है आपको? सेकंड वाला दूसरा एक्सेप्शन पढ़ते हैं, सेक्शन 207। व्हेन ए मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास सीज रीजन टू बिलीव दैट any person within his local jurisdiction has committed outside such jurisdiction an offence which cannot under the provision of section 197 to 205 or any other law for the time being in force be inquired into or tried within such jurisdiction but is under any law for the time being in force triable in India, such magistrate may inquire into the offence as if it had been committed within such local jurisdiction and compel such person in the manner herein before provided to appear before him and send such person to the magistrate having jurisdiction to inquire into or try such offence, or if such offence is not punishable with death or imprisonment for life and such person is ready and willing to give bail to the satisfaction of the magistrate acting under this section, take a bond or bail bond for his appearance before the magistrate having such jurisdiction। बेसिकली सेक्शन 207 ये कहता है कि अगर कोई मैजिस्ट्रेट है, ठीक है, उनके रेसिडेंस में एक एक्यूज रहता है बट उसने जो ऑफेंस कमिट किया है वो किसी और जुरिस्डिक्शन में जाके किया है, ठीक है, तो वो भी उस इंसान को बेल पर रिलीज कर सकते हैं प्रोवाइडेड दैट द पर्सन इज नॉट एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इंप्रिजनमेंट, क्योंकि वहां पर अगेन जो बेल ग्रांट करने की अथॉरिटी है इट इज इन द हैंड्स ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन। क्लियर है आपको? तो ये दो एक्सेप्शन थे, इसमें बहुत डेल्व करने की आवश्यकता नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूं, ये सेक्शंस याद रखिएगा एज एन एक्सेप्शन, ठीक है। सो फाइनली वी आर डन विद सेक्शन 480, इसकी पूरी डिस्कशन हो गई है। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 479 पे, ठीक है। मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन्ड। सबसेक्शन 1, वेयर अ पर्सन हैज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल अंडर दिस संहिता ऑफ एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ not being an offence for which the punishment of death or life imprisonment has been specified as one of the punishment under that law, undergone detention for a period extending up to 1/2 of the maximum period of imprisonment specified for that offence under that law, he shall be released by the court on bail। बेसिकली यहां पर ये क्या कहना चाहता है, सबसेक्शन 1 आपका एक जनरल प्रिंसिपल है। ये कहता है कि अगर कोई इंसान है जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, ठीक है, और ऑफेंस कमिट करने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल हुआ, उस बीच में वो इंसान जो ऑफेंस ने कमिट किया था, जो उसकी मैक्सिमम प्रिस्क्राइब पनिशमेंट थी, उसका 1/2 इंप्रिजनमेंट उसने फेस कर लिया, तो अब आप उस इंसान को बेल पर रिलीज करेंगे प्रोवाइडेड दैट द पर्सन हैज नॉट कमिटेड एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल विद डेथ पेनल्टी और लाइफ इंप्रिजनमेंट एज स्पेसिफाइड। अब देखिए यहां पे ध्यान रखिएगा, जो प्रिंसिपल हमने सेक्शन 480 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 में अप्लाई किया था वो यहां पर अप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज अगर यहां पर कोई भी ऐसा ऑफेंस है जिसकी प्रिस्क्राइब पनिशमेंट इज ओनली लाइफ इंप्रिजनमेंट, तब भी आप उस इंसान को रिलीज नहीं करेंगे। लेकिन वहां पर हमने पढ़ा था कि डेथ पेनल्टी एंड लाइफ इंप्रिजनमेंट इन द ऑल्टरनेटिव होनी चाहिए। क्लियर है? तो आसान शब्दों में मैं समझाऊं, अगर किसी इंसान ने एक ऐसा ऑफेंस कमिट किया जिसकी पनिशमेंट 6 साल है, ठीक है, और वो इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के दौरान 3 साल से डिटेन करके रखा गया है इन द लॉफुल कस्टडी, ठीक है, तो आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ दिस 3 years उस इंसान को बेल पर रिलीज कर दिया जाएगा। क्लियर है आपको? प्रोवाइजो पे आते हैं। Provided that where such person is a first time offender, he is not an habitual offender who has never been convicted of any offense in the past, he shall be released on bond by the court if he has undergone detention for the period extending up to 1/3 of the maximum period of imprisonment specified for such offense under that law। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है, जो सबसेक्शन 1 है उसका ये एक एक्सेप्शन है। ये कहता है कि अगर एक इंसान जो है वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, ठीक है, और वो इस 6 साल की पनिशमेंट का 1/3 इम्प्रीजनमेंट झेल चुका है, मतलब कि वो 2 साल से इम्प्रीजनड है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, तो आप उसको बेल पर रिलीज कर देंगे, ठीक है। सेकंड प्रोवाइजो, provided further that the court may, after hearing the public prosecutor and for reasons to be recorded by it in writing, order the continued detention of such person for a period longer than 1/2 of the said period or release him on bail bond instead of his bond। अब देखिए ये जो प्रोवाइजो है इसकी एप्लीकेशन इस पर नहीं है, इसकी एप्लीकेशन खाली सबसेक्शन 1 पर है। अब किसी इंसान ने अगर अपना हाफ टेन्योर फेस कर लिया है,
इम्प्रिजनमेंट फेस कर लिया है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल, तो भी आप उसको रिलीज नहीं करेंगे अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर दे कि इस इंसान को छोड़ना इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। ये बाहर जाके क्या पता एविडेंस से टैम्पर करे, ये क्या पता विटनेसेस को इंड्यूस करे कि इसके अगेंस्ट में बयान ना दे, ठीक है। तो अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर वहां पर कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है तो कोर्ट को एक स्पीकिंग ऑर्डर देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि हम सबसेक्शन 1 से कंप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं। क्लियर है आपको? थर्ड प्रोवाइजो, provided also that no such person shall in any case be detained during the period of investigation, inquiry or trial for more than the maximum period of imprisonment provided for the said offense under that law। अब यहां पर बेसिकली हम बेल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पे एक्यूज्ड के रिलीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सपोज 3 साल की पनिशमेंट थी फॉर ए पर्टिकुलर ऑफेंस जो उसने कमिट किया है, जो मैक्सिमम प्रिस्क्राइब पनिशमेंट थी फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस इज 3 years। अब हुआ क्या, पिछले 3 साल से वो इंसान इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के दौरान लॉफुल कस्टडी में था, ठीक है, और आप ट्रायल को कंक्लूड नहीं कर पाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस इंसान को मैंडेटरली रिलीज करना पड़ेगा। क्लियर? अब रिलीज की बात हो रही है, यहां पे बेल पे छोड़ने की बात नहीं हो रही है। एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडर दिस सेक्शन फॉर ग्रांटिंग बेल, द पीरियड ऑफ डिटेंशन पास ड्यू टू डिले इन प्रोसीडिंग कॉज्ड बाय द एक्यूज शैल बी एक्सक्लूडेड। अब एक्सप्लेनेशन पार्ट ये कहता है कि सपोज 3 साल था, ठीक है, अब इस 3 साल में जो एक्यूज था उसने बहुत प्रकार के अननेसेसरी डीले कॉज किए। फॉर एग्जांपल उसने बार बार प्रोसीडिंग को एडजर्न करवा दिया, ठीक है, उसने बार बार ऐसे मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए कि विटनेसेस अपनी टेस्टिमनी को नहीं दे पा रहे थे, बार बार एक नई तारीख होती जा रही थी। तो जो भी अननेसेसरी डीले एक्यूज ने कॉज किया होगा उसकी वजह से, सॉरी, वो जो टाइम फ्रेम होगा, जो अननेसेसरी डीले जो कॉज हुआ एक्यूज के एक्शंस की वजह से, उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे while computing the time frame। क्लियर है आपको? Subsection 2, notwithstanding anything in subsection 1 and subject to the third proviso thereof, where an investigation, inquiry or trial in more than one offense or in multiple cases are pending against a person, he shall not be released on bail by the court। अब यहां पर यह कहता है कि जो सबसेक्शन 1 का जो जनरल प्रिंसिपल है और जो थर्ड प्रोवाइजो में बात बोली गई है उसको हम डिनाई नहीं करते हैं, बस सबसेक्शन 1 के प्रिंसिपल को हम लोग यहाँ साथ में लेके चल रहे हैं। यहाँ पर ये कहता है कि अगर एक इंसान के अगेंस्ट में मल्टीपल ऑफेंसेस पे इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल चल रही है, फॉर एग्जांपल एक इंसान ने रॉबरी, डकैती, रॉबरी, मर्डर, रेप, कई सारे ऑफेंस साथ में कमिट किए थे, मल्टीपल ऑफेंसेस उसने कमिट किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसेक्शन 1 है उसकी एप्लीकेशन नहीं होगी, लेकिन जो प्रोवाइजो है उसकी एप्लीकेशन अभी भी होगी। सपोज मान लीजिए मतलब उस बंदे ने रॉबरी कमिट किया था, ठीक है, रॉबरी, मर्डर, रेप कमिट किया था, जो तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा हीनियस क्राइम है, जो उसकी मैक्सिमम प्रिस्क्राइब पनिशमेंट है व्हेन इट कम्स टू ईयर्स, मान लीजिए 20 साल है, ठीक है, 20 साल में उस पर्टिकुलर ऑफेंस का ट्रायल कंक्लूड नहीं हो पाया, तब आपको उसको रिलीज करना पड़ेगा, बिकॉज प्रोवाइजो की एप्लीकेशन तब रहेगी। Subsection 3, the superintendent of jail, where the accused person is detained on completion of 1/2 or 1/3 of the period mentioned in subsection 1, as the case may be, shall forthwith make an application in writing to the court to proceed under subsection 1 for the release of such person on bail। Subsection 3 ये कहता है कि जो जेलर हैं, जिनकी जेल में वो एक्यूज बंद है, ठीक है, जैसे ही उस एक्यूज का 1/2 और 1/3 का टाइम फ्रेम कंप्लीट हो जाएगा, तो वो जेलर के ऊपर हमने एक ड्यूटी डाली है कि आप एक एप्लीकेशन डालेंगे कोर्ट में फॉर द रिलीज ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन ऑन बेल। क्लियर है? 479 इसमें ज़्यादा कोई डेल्व करने के नहीं है, बस आपको जो ये टाइम फ्रेम है इनको याद रखने हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। सेक्शन 480 सबसेक्शन 6 ये कहता है कि अगर ट्रायल 60 डेज के अंदर कंक्लूड ना हो तो आपको इंसान को मैंडेटरली रिलीज करना पड़ेगा। अब यहां पर कहता है कि आप पिछले उसको 3 साल से 10 साल से डिटेन करके रखे हुए, उसके बाद आप उसको रिलीज कर सकते हो, मतलब अगर एक तरीके से देखा जाए तो आप उसको रिलीज कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रहा है आपको? ये एक दूसरे के विपरीत नहीं जा रहा है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर मैजिस्ट्रेट चाहे तो एक स्पीकिंग ऑर्डर देके उस इंसान की डिटेंशन को इंक्रीज करवा सकते हैं, उसको बेल पर रिलीज नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर ये स्पीकिंग ऑर्डर के रिगार्डिंग कोई भी बात नहीं की गई है। क्लियर है आपको? ठीक है, ये आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा दोनों को साथ में लेके। तो ठीक है, वी आर फाइनली डन विद सेक्शन 479 एज वेल। सो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कौन सेक्शन शुरू होगा। Till then, thank you so much. I'll meet you in the next lecture.